हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका एजुकेटर। और आपका स्वागत है डेट्स इन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि डेट्स इन क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आई है उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम के ऑनलाइन बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करना है। देन उसके बाद हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच में सबसे पहले आपको सारे 3 सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे और कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देन इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे डेली टेस्ट सीरीज़ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और स्पेशल टिप्स ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उस कोर्स के प्राइस की, वो है 999, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की कब स्टार्ट होगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको किस चीज़ से मेज़र करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगर मैं आपको बताऊं नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब एक बहुत बड़ा नाभिक जो है तो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसे किस चीज़ में नापा जाता है, जो इंटेंसिटी है वो कैसे नापी जाएगी, वो नापी जाएगी डेसीबल में। इसका राइट आंसर होगा डेसीबल। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो वायु में ध्वनि की चाल होती है उसमें दाब बढ़ाने का कोई भी असर नहीं पड़ता। यानी कि दाब अगर हम कितना भी बढ़ा लें या घटा लें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 332 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 से 45 डिग्री का कोण। यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर अगर हम गेंद को मारते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर अप करेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब एक सरफेस पे हम सनलाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके वापस मुड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपको पता होगा, बहुत ईजी है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने। तो अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव का निर्माण होता है। यानी कि किस चीज़ की प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के चारों तरफ कुछ गैसों का एक मिश्रण होता है। वो गैसें क्या करती हैं, सनलाइट जो आती है सूरज से, जो सूरज की गर्मी आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर ये जो गैसें होंगी ये ज़्यादा होंगी, एक्सेस अमाउंट में होंगी, तो वो ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे पृथ्वी हीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ की प्रेजेंस अगर ज़्यादा हो गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मीथेन। जो मीथेन गैस है अगर ये ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन है 10, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता किंतु जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचुरली तो पाया नहीं जाता लेकिन उसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू या आर्टिफिशियली
जनरेट कर सकते हैं। जो उसका राइट आंसर है वो है प्लूटोनियम। जो प्लूटोनियम होता है ये बनता है यूरेनियम की रिएक्शन जब न्यूट्रॉन के साथ कराई जाती है, यानी कि न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है यूरेनियम के साथ, तब बनता है प्लूटोनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि क्लोरोफार्म का यूज किस लिए किया जाता है। पहले जो किया जाता था क्लोरोफार्म का यूज, वो किया जाता था पीड़ाहार औषधि के तौर पे, यानी कि एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द से राहत देने के लिए। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो इसके बाद इसको सिर्फ चेतना लोपी यानी कि एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाने लगा। यानी कि जब लोकल एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो उस चीज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफार्म का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है लौह अयस्क से लोहे के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। यानी कि जब लौह अयस्क से लोहा बनाया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो है रिडक्शन, यानी कि न्यूनन। और इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस की जाती है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उच्च मात्रा में सांद्रण की वजह से निम्न में से क्या होता है। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, तो निम्न में से सबसे पहले क्या होगा, सुपोषण होगा। इसका राइट आंसर होगा सुपोषण। सुपोषण क्या होता है, जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे नदी हो गई या लेक वगैरह हो गई, जो इनकी एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसे सुपोषण कहते हैं, राइट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है जिसका विस्तार किस ऊंचाई तक है। अगर आपको पता होगा तो जैसे ये एक अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ 5 लेयर होती हैं। लेयर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लेयर बनी रहती है। ये 5 तरह की लेयर होती है, और जो ये लेयर होती है इनकी जो ऊंचाई है ये 200 किलोमीटर तक होती है, यानी कि 200 किलोमीटर तक होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 200 किलोमीटर होगा। तो अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहाँ पर बनता है। जो ग्रोथ हार्मोन बनता है वो पीयूष ग्रंथि में बनता है। आप लोगों को पता होगा HGH करके एक हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है लार किसके पाचन में मदद करती है। जो लार होती है, हमारे मुंह में से लार निकलती है, वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है, क्योंकि लार से एक टॉल्विन नाम का एक एंजाइम निकलता है, वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, यानी कि जो श्वेत फुसफुस रोग होता है वो रोग किस में पाया जाता है। कागज उद्योग के कर्मचारियों में या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। ये जो पाया जाता है ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है, जो गले में हो जाता है, घेंगा रोग आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो करती है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है, यानी कि किस चीज़ की घुली हुई मात्रा को नापेंगे जल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करते हैं हम जल में, जल के प्योरिटी को चेक करने के लिए। दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज़। अब आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिए और बताइए कमेंट में कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। 20 में से अगर आपके 15 से प्लस मार्क्स हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर 15 से कम है तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।